So today we will be starting the second unit of our subject, legal language and legal writing. Okay, the basic subheadings are civil laws. What are civil laws? Essential element of a suit, parties to the suit, plaintiff, defendant, representative suits, misjoinder, substitution of parties, conclusion. And the second part is judgment, decree, execution, attachment, sale, arrest, and interlocutory applications. Okay, so starting with meaning of a suit. What is suit actually? Okay, a suit is a legal proceeding in a civil court. Civil court में आप जो भी petition file कर रहे हैं, those are called as suits. Suit, ठीक है, SUIT, suit, in which one party, the person who files the suit is called as plaintiff, correct, in which one party, plaintiff, brings a complaint against the another party is defendant. देखिए बोला, अच्छा, very good. Another party, defendant, to enforce a civil right or to seek relief. अगर plaintiff का कोई civil right है और उसको relief चाहिए, तो he will approach the civil court, and the person who approach the civil court is called as plaintiff, and the other party is called as defendant. ठीक है, चलिए. It begins with the filing of a plaint and ends with a judgment and decree. The suit, the whole case starts with the plaint, okay, and ends with judgment or a decree. ठीक है, सिविल सूट का इनिशिएशन क्या है, शुरुआत प्लेंट है, एंड क्या है, जजमेंट है और डिक्री है. ठीक है, ये याद रखना. नेक्स्ट, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 CPC गवर्न्स द प्रोसीजर ऑफ सूट्स इन इंडिया. ठीक है, सिविल सूट को कौन गवर्न करता, सिविल सूट का प्रोसीजरल लॉ क्या है, सिविल केसेस का प्रोसीजरल लॉ क्या है, CPC. यस. क्रिमिनल केस का प्रोसीजरल लॉ क्या है, CRPC. क्रिमिनल केस का प्रोसीजर कहां से चलेगा, CRPC से चलेगा. ठीक है, एंड सिविल केस का प्रोसीजरल लॉ क्या है, CPC. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 CPC गवर्न्स द प्रोसीजर ऑफ सूट्स इन इंडिया. सिविल मैटर को कौन गवर्न करता, CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एंड द पार्ट ऑफ BNSS. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. A person A files a suit against B for recovery of 50,000 rupees borrowed by B. A और B है, B ने A से 50,000 rupees लोन लिया, वो नहीं दे रहा, तो A should approach the civil court. आई बात समझ में. नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए सूट. अगर जो भी सूट आप कोर्ट में फाइल कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स क्या है, उसमें क्या लिखना, वो डिटेल सही है. ठीक है. The very first one is opposing parties. डिफेंडेंट पार्टी कौन है, रेस्पोंडेंट पार्टी कौन है, उनके बारे में लिखना. देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज. कोर्ट में अगर कोई केस गया तो 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता ना, एक के बीच में होता 2, तो 2 पार्टीज एसेंशियल उसके अंदर रहना, सूट के अंदर मेंशन रहना. ठीक है. देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, वन हु कंप्लेन्स एंड वन हु डिफेंड्स. 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट है तो ही कोर्ट जाएंगे. ठीक है, अपने आप से डिस्प्यूट है तो कोर्ट चले जाते नहीं जाते, 2 लोगों के बीच में होना. ठीक है. नंबर 1, द एसेंशियल एलिमेंट इज द अपोजिंग पार्टी शुड बी देयर. द नेक्स्ट इज कॉज ऑफ एक्शन. व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन? जो एक्शन आप ले रहे कि आप कोर्ट में प्लेंट फाइल कर रहे, सूट फाइल कर रहे, तो इसका एक्शन जो लिए आप, उसका कॉज क्या, इसकी वजह क्या है. तो वजह आप बोलते हैं कि साहब उन्हें मेरे 50,000 रुपीज लिया पर्सन बी, बट इज नॉट रिटर्निंग, तो ये है मेरा रीजन कोर्ट को अप्रोच करने के लिए, तो कॉज ऑफ एक्शन लिखना उसमें. ठीक है. द लीगल राइट विच इज वायलेटेड गिव्स राइज टू ए कॉज ऑफ एक्शन. अगर कोई आपका लीगल राइट है या आपके फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहे, या आपका कोई राइट है जो वायलेट हो रहा, या आप कोई प्रॉब्लम में, ग्रीवियंस में है, तो ग्रीवियंस रिलीफ के लिए भी आप कोर्ट को जाते, दैट इज द कॉज ऑफ एक्शन. ठीक है. सब्जेक्ट मैटर इज द प्रॉपर्टी और राइट इन डिस्प्यूट. सब्जेक्ट क्या है कोर्ट में जाने के लिए, तो आप बोलते हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी है दैट इज इन डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट है साहब, इसीलिए हम कोर्ट को आए आपके पास. सब्जेक्ट मैटर है ना. विदाउट एनी सब्जेक्ट मैटर क्यों आए, डिस्प्यूट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट लेके आए आप. कई सारे सब्जेक्ट हो सकते कि भाई प्लॉट एंक्रोच हो गया, या घर एंक्रोच हो गया, या टेनेंट जो है वेकेट नहीं कर रहा, या पार्टीशन सूट है ब्रदर्स सिस्टर्स के बीच में. ठीक है, ये सब जो है ये सब्जेक्ट मैटर में आते. जो प्रॉब्लम है वो कोर्ट के सामने आप पेश होना. ठीक है. उसके बाद रिलीफ क्लेम.
कोर्ट बोलता ठीक है, आप आपका प्रॉब्लम बता दिया, आपको होना क्या वो बोलो, व्हाट रिलीफ यू वांट एक्चुअली, ठीक है। द रेमेडी द प्लेंटिफ सीक्स फ्रॉम द कोर्ट, प्लेंटिफ इज द पर्सन हु फाइल्स द प्लेंट। तो प्लेंट में प्लेंटिफ ये बोलना कि आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में आ गया, तो आपको रिलीफ क्या चाहिए, आपका कोई प्लॉट एंक्रोच कर लिया तो रेमेडीज में आपको क्या चाहिए कि जितना एंक्रोचमेंट हुआ वो पैसे होना आपको, या फिर जितना एंक्रोचमेंट हुआ वो ब्रेक करके जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसको डेमोलिश करके आपका प्लॉट आपको वापस होना। क्या रेमेडीज अलग अलग किस्म के रहते, कोई एंक्रोच कर लिया तो सर ठीक है साहब एंक्रोच कर लिया, ठीक है, आप जितना एंक्रोच करा उतने लैंड के पैसे मेरे को दे दो, या फिर वो उसका डेमोलिश करा के प्लॉट मेरे को दे दो। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीफ, तो आपको रिलीफ क्या होना एग्जैक्ट मेंशन करना। ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया। द कोर्ट मस्ट हैव अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड द केस। जैसा क्रिमिनल कोर्ट में भी आपको ज्यूरिसडिक्शन रहता, सेम आपके जो ज्यूरिसडिक्शन का पुलिस स्टेशन रहता, वही पुलिस स्टेशन का वही कोर्ट में हियरिंग होती, तो वहीं जाना है आपको, ठीक है। वो बताया था हमें कि एक कोर्ट के अंदर 6-7 पुलिस स्टेशन रहते, ठीक है, वो पुलिस स्टेशन का केस वही कोर्ट में जाना, दूसरे कोर्ट में आप प्रीफर नहीं कर सकते। उसी तरीके से सिविल में भी जो है ज्यूरिसडिक्शन रहते, वही ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में आप जाके हियरिंग पेश करना, ठीक है। दिस आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड सूट बोलते हैं, एक्चुअली वैलिड होता ना, अगर एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है तो दैट विल बी इनवैलिड सूट, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टीज टू द सूट। अगर आप कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो पार्टीज क्या है, ठीक है। नंबर 1, पार्टीज आर पर्संस हु आर डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द लिटिगेशन। दोनों पार्टीज डायरेक्टली इंटरेस्टेड है ना लिटिगेशन में, एक जना बोल रहा कि कोई बोल रहा कि मेरा प्लॉट एंक्रोच कर लिए, डिफेंडेंट बोल रहा एंक्रोच नहीं साहब मेरा वहां तक था, ठीक है। या फिर कोई ब्रदर्स है, ब्रदर्स का जो है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में लिटिगेशन आ गया, तो वो फिर कोर्ट अप्रोच करना, घर में जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना तो कोर्ट अप्रोच करना। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व रहे ना उसके अंदर, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त का है तो मैं कर रहा हूं, नहीं, आप इन्वॉल्व है लिटिगेशन में तो देन यू शुड फाइल ए प्लेंट। आपके दोस्त का, भाई का, पेरेंट्स का, इनका आप नहीं बन सकते। ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन आई एम फाइलिंग अ प्लेंट, दैट विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टीज में नंबर 1 पार्टी कौन है, प्लेंटिफ। A plaintiff is the person who files the suit in a civil court। वो तो पढ़े अपन, जो सिविल कोर्ट में प्लेन फाइल करता है इसे प्लेंटिफ, ठीक है। उसके राइट्स क्या है, he claims that his civil right has been violated by the defendant। डिफेंडेंट उसके सिविल राइट्स को वायलेट किया करके वो कोर्ट को अप्रोच करता। नेक्स्ट, he must file a plaint stating facts, cause of action and relief sought। अभी जैसा मैं बताया, plaintiff should mention स्टेटिंग फैक्ट्स, जो भी उसका लिटिगेशन है उसका फैक्ट्स प्रेजेंट करना। उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन, यानी आप एक्शन ले रही है, प्लेंट फाइल करना कोर्ट में, उसका कॉज क्या है वो मेंशन करना, एंड रिलीफ क्या चाहिए वो भी लिख देना। एग्जांपल, इफ पर्सन एक्स सूज वाई फॉर ट्रेसपासिंग हिज लैंड, एक्स इज ए प्लेंटिफ। पर्सन एक्स क्या करा, वाई को सू करा कि भाई वो मेरी लैंड में आया जरा ट्रेसपास कर रहा, तो कोर्ट को वो प्लेंट जो है मेंशन करा, प्लेंट में मेंशन करके कोर्ट में वो फाइल करा, तो एक्स इज ए प्लेंटिफ एंड वाई इज ए डिफेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डिफेंडेंट। द डिफेंडेंट इज अ पर्सन अगेंस्ट हुम द सूट इज फाइल्ड। डिफेंडेंट कौन है, मेरे खिलाफ अगर कोई सूट फाइल करा ऑनरेबल सिविल कोर्ट में तो आई एम द डिफेंडेंट, मैं जाके उसको डिफेंड करूंगा, ठीक है। क्रिमिनल केस में क्या रहता, कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड, रेस्पोंडेंट ने अक्यूज्ड, क्रिमिनल कोर्ट में अक्यूज्ड रहता, याद रखो। सिविल मैटर में डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट रहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ही मस्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड फाइल ए रिटन स्टेटमेंट इन रिप्लाई टू द प्लेंटिफ्स एलिगेशन। प्लेंटिफ एलिगेशन लगाता तो डिफेंडेंट क्या करता, डिफेंडेंट एंड हिज काउंसिल दे फाइल ए काउंटर कि साहब वो एंक्रोच बोल रहे हैं मगर एंक्रोच नहीं है, मेरा भी लैंड है, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स में उतना लैंड है बोल के आप एक काउंटर फाइल करते। किसका काम है वो, डिफेंडेंट एंड द काउंसिल फॉर डिफेंडेंट का काम है वो, ठीक है। नेक्स्ट, ही कैन डिनाई, एडमिट और रेज डिफेंसेस अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स क्लेम। प्लेंटिफ क्लेम करा तो उन्हें डिनाई भी कर सकता, एडमिट भी कर सकता, हाँ साहब कर लिया हमें, हाँ साहब नहीं करा हमें, ठीक है। और क्या कर सकता, रेज डिफेंसेस और न्यू क्लेम भी कर सकता हो कि साहब वो समझ रहा कि उसका नहीं है, मेरा है, वो समझ आए, मेरा प्लॉट है वो, उन्हें बोल रहा कि उसका, पर लंबी कहानी रहती है। तो ये क्या कर सकता, डिनाई भी कर सकता, एडमिट भी कर सकता, रेज डिफेंसेस। एग्जांपल, इन द अबव केस
वाई द पर्सन अक्यूज ऑफ ट्रेसपासिंग इज द डिफेंडेंट। अभी जैसा पढ़े थे, वाई के प्लॉट में एक्स ट्रेसपास करा तो वाई इज ए नो, वाई के प्लॉट में एक्स के प्लॉट में वाई क्या करा, ट्रेसपास करा, ठीक है, तो एक्स इज ए प्लेंटिफ, जो ट्रेसपास करा वाई इज ए डिफेंडेंट, ठीक है, जो गुनाह करा भाई उन्हें डिफेंडेंट है, जो गुनाह करा उन्हें अक्यूज है, जो गुनाह करा उन्हें रेस्पोंडेंट है। ये बात अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज। कोर्ट में केस अगर फाइल करे तो नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज रहना। नेसेसरी पार्टी कौन है? विदाउट होम नो इफेक्टिव डिक्री कैन बी पास्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, इन ए सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑल को ओनर्स आर नेसेसरी पार्टीज। अब फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, उसके 5 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, पार्टीशन करना है तो फादर की विल डीड भी नहीं है, ठीक है, फादर किसी को डिक्लेयर भी नहीं करे, ओरल भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, सडन डेथ हो गया उनका, तो अब 5 जो है उनके डिसेंडेंट्स है, उनके चिल्ड्रन है, तो अब उनमें जो है प्रॉपर्टी कैसा डिस्ट्रीब्यूट होना, तो ऑल को ओनर्स पूरे रहना उसमें, ठीक है। डेफिनेटली फादर से चिल्ड्रन को प्रॉपर्टी आता है, किसको कितनी आना, डिस्प्यूट हो गया 5 ब्रदर्स में, और एक बोल रहा है इतना होना, एक बोल रहा है इतना होना, एक बोल रहा है इतना, डिस्प्यूट होगा तो ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करना, कोर्ट विल गिव द डिक्री, ठीक है। तो नेसेसरी पार्टीज आर ऑल द को ओनर्स एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, प्रॉपर पार्टी। हु इज द प्रॉपर पार्टी? ए पर्सन हुज प्रेजेंस हेल्प्स द कोर्ट टू कंप्लीटली एंड इफेक्टिवली डिसाइड द मैटर। एक ऐसा पार्टी जो कोर्ट में रहने से हेल्पफुल होता और इफेक्टिव होता जजमेंट पास करने में या डिग्री पास करने में। एग्जाम्पल, इन ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ए टेनेंट में बी ए प्रॉपर पार्टी। इन ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यानी टेनेंट और लैंडलॉर्ड का डिस्प्यूट है, अब वो टेनेंट एविक्शन निकल रहा है नहीं, घर खाली निकल रहा, तो कोर्ट को गए, तो जब डिक्री प्रोनाउंस कर रहे या जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे तो टेनेंट वहां पर रहना प्रॉपर पार्टी है उन्हें, क्योंकि रह रहा ना उन्हें, लैंडलॉर्ड तो रहता साहब मेरा घर है बोल के, टेनेंट भी प्रॉपरली वहां पर प्रेजेंट रहना एट द टाइम ऑफ कंप्लीट ट्रायल और जजमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी। When many parties have the same interest, one or more may sue or defend on all or on behalf of all, ठीक है। अब कई लोग रहते कि फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, सोसाइटी में कोई एक मैटर है, अब सोसाइटी है, एक कॉलोनी है, कॉलोनी में एक पार्क है, पार्क इंक्रोच हो रहा, कोई आके जो है ग्रैब कर रहे, लैंड ग्रैबिंग कर रहे, तो सोसाइटी के मेंबर्स क्या करते, 7 मेंबर्स 10 मेंबर्स कोर्ट में जाके सिविल सूट फाइल करते, ठीक है। तो जब सिविल सूट फाइल करते तो पूरे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोसाइटी का सोशल मैटर है ये, उनमें से कोई एक भी रिप्रेजेंटेटिव भी क्या कर सकता, ही कैन रिप्रेजेंट द होल केस। यस, सेक्रेटरी, समथिंग लाइक ए सेक्रेटरी और समथिंग लाइक ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ऑल यस यस यस, जीएचएमसी को भी पार्टी बनाते उसके अंदर, जीएचएमसी को भी पार्टी बनाते, ऑल एक्यूज को भी और रेस्पोंडेंट्स को भी पार्टी बनाते कि भाई ये पब्लिक का गवर्नमेंट पार्क है, इसमें आके लैंड ग्रैबर्स ग्रैब कर रहे हैं, तो एक सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी कोर्ट को अप्रोच कर दे, ठीक है। उसमें 10 जने अगर है तो 10 जने पूरे जाने की जरूरत नहीं है, इवन 1 पर्सन कैन आल्सो रिप्रेजेंट द केस, ठीक है। चलिए एग्जांपल, ए ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स फाइल ए सूट अगेंस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन इन दैट एरिया। इलीगल कंस्ट्रक्शन अभी जो मैं बोला वही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। वेरी इंटरेस्टिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता। मिसजॉइंडर, व्हेन अननेसेसरी पार्टीज आर इंक्लूडेड। जैसा बोलते हैं ना मिस्टेक, मिसस्पेल्ड होता ना, मिस मतलब कोई गलती का काम, मिस्टेक बोलते हैं अपन, मिसस्पेल्ड बोलते हैं। तो जॉइंडर मतलब कोई पार्टी को सूट में इंक्लूड करना, इस ज्वाइन करना बोलते हैं। मिसजॉइंडर मतलब गलती से ज्वाइन हो गया, समझा, तो बाय मिस्टेक ज्वाइन हो गया। तो मिसजॉइंडर इज व्हेन अननेसेसरी पार्टीज आर इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल, जो लैंड ग्रैब नहीं कर रहा उसका भी नाम डाल दिए, तो कोर्ट को अपील करते हैं, योर लॉर्डशिप लैंड ग्रैब इन्हें कर रही नहीं, दिस इज मिसजॉइंडर, काइंडली रिमूव हिज नेम, रिमूव हर नेम करके कोर्ट को अपील करते, ठीक है। उसके बाद नॉन जॉइंडर, व्हेन नेसेसरी पार्टीज आर लेफ्ट आउट, जो एक्चुअल लैंड ग्रैब कर रहा है उसका नाम ही नहीं है केस में, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन जॉइंडर। एक्चुअल उसका इंक्लूड करना था बट इंक्लूड नहीं करे, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन जॉइंडर। तो काउंसिल क्या कहते हैं, योर लॉर्डशिप द एक्चुअल लैंड ग्रैबर हु वाज ग्रैबिंग द लैंड, his name is not mentioned, actually this is a non-joinder. I kindly request you to order the other party to include the name
और द एफआईआर में आया कभी तो एफआईआर में भी नाम इंक्लूड करो बोल के कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्ट कैन डायरेक्ट करेक्शन इफ इट इज डज नॉट अफेक्ट द केस मेरिट्स। अब कोर्ट क्या करता है, कभी कभी करेक्शंस देता कि भाई इनका नाम निकालो या इनका नाम डालो, बट दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। अपन ये जो बात कर ले रहे ना, इट विल नॉट बी डन इन वन हियरिंग, इट विल टेक years टुगेदर, महीने लगते हैं किसी का नाम लगाना, किसी का नाम निकालना, समझ गई बात। चलिए नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज। इफ ए पार्टी डाइज ड्यूरिंग द केस, ठीक है, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड टू कंटिन्यू द सूट। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है, वो रिकवरी ऑफ मनी, कोई किसी लोन किसी को दिया था, वो लोन वापस नहीं कर रहा था, कोर्ट में केस गया, अब इसका डेथ हो गया, तो क्या करना, इसके जो चिल्ड्रन है या लीगल हायर्स है वो लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। योर लॉर्डशिप, माय फादर had given a loan to so and so person, is not returning, but there is a civil suit going on, unfortunately my father expired, on behalf of him I will continue the suit, ठीक है। This is called as substitution of parties. Conclusion, a civil suit is the foundation of civil justice. Proper identification of plaintiff and defendant and inclusion of necessary parties are essential for fair trial and execution of justice, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, a civil suit is the foundation of civil justice. A civil suit जो आप कोर्ट में प्रेजेंट करते, फाइल करते, इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जस्टिस। जस्टिस मिलने के लिए आपका फाउंडेशन स्टोन है वो, ठीक है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंड इंक्लूजन ऑफ नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टीज है ना उसमें, समझ आई बात। नेसेसरी पार्टीज में जो पर्सन लोन लिया उसी को मेंशन करो, समझ आई बात। दूसरों को मेंशन करते, ही विल कम एंड से मैं कब लोन लिया था, डॉक्यूमेंट बताओ, मेरी साइन नहीं है, हम कब मिले थे, कौन सा चेक था, चेक पे क्या मेरा नाम था, क्या मेरे अकाउंट में पैसा आया, सब बोलते हो खुदाफिज हो जाता, समझ में बात। तो नेसेसरी पार्टीज आर इंक्लूडेड, अदरवाइज द केस विल बी डिसमिस्ड, ठीक है। नेसेसरी पार्टीज शुड बी इंक्लूडेड। चलिए द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर यूनिट इज प्लेंट। प्लेंट हो गया ना। नाउ जजमेंट definition, a judgment is the formal expression of a court's decision on the rights and liabilities of a parties in the suit. Judgment, so we all know that judgment is a final decision that is given by the court for the relief of the plaintiff, or sometimes for the relief of the defendant also. If the plaintiff is lying कि भाई defendant has taken the amount, हालांकि वो अमाउंट नहीं लिया, अगर जजमेंट डिफेंडेंट के पक्ष में आया तो इट इज रिलीफ फॉर डिफेंडेंट, अगर जजमेंट प्लेंटिफ के पक्ष में आया तो इट इज द रिलीफ फॉर प्लेंटिफ, ठीक है। एसेंशियल्स, जजमेंट के एसेंशियल्स, प्रोनाउंस्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो कोर्ट है वो कोर्ट ही प्रोनाउंस करना। नेक्स्ट, कंटेन्स रीजनिंग फॉर द डिसीजंस, एनी जजमेंट, एनी डिक्री, एनी ऑर्डर, रीजंस आर गिवन, ठीक है, लीगल रीजंस आर गिवन फॉर ऑन व्हाट बेसिस यू हैव गिवन दिस जजमेंट। Otherwise, that judgment, if either of the party is taking that judgment to the higher court, then the higher court will ask the lower court, on what basis you have given this judgment. The explanation should be there, mentioned in the judgment. ठीक है, तो proper reasoning should be mentioned. May dispose of the entire suit or part of it. Sometimes what happens in the judgment or decree, entire suit is disposed or part of the suit is disposed. For example, क्या होता, अभी यही लोन का इश्यू है, उसके अंदर जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास जाता लोन देने के लिए, वहां क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, उन्हें मार देता उसको या धमका देता, थ्रेटनिंग, तो थ्रेटनिंग एंड उसको फिजिकल हर्ट करना, दैट विल बिकम ए क्रिमिनल केस। यस, अब किसी से मैं पैसे पूछने गया, दे रहा नहीं पैसे, मैं उसको मार दिया, तो दैट इंसिडेंट इज ए क्रिमिनल केस नाउ। तो सिविल केस भी चलता, देन क्रिमिनल केस भी चलता। तो इट इज द अप टू द जस्टिस that they will sometimes dispose or give a certain order regarding the case or part of the case. Part of the case में criminal matters को कभी-कभी dispose कर दे, ठीक है। Example, a court decides that a defendant must pay 50,000 to the plaintiff, ठीक है। defendant को order मिला के 50,000 plaintiff को दे दो, उसके अंदर proper agreement should be executed. Like if you are giving money hand loan to someone, it should be noted down properly on a bond paper, on a stamp paper, like hand loan given to so and so person, and it should be given in check, online transaction, check number should be mentioned, and the signature of the lender is the person who gives, the person who takes is a lendee,
the signature of the lendee should be taken on the revenue stamp. Any financial transaction agreement signature should be taken on the revenue stamp. This is the rule. Okay. Next, decree. A decree is the formal order of a court that follows the judgment. जजमेंट तो पास हुआ, जजमेंट के बाद डिक्री भी पास होता, डिक्री में ऑर्डर मिलता। जजमेंट क्या है कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ को पैसा दे दो, हो गया ये। डिक्री क्या है कि ये ऑर्डर को, ये जजमेंट को एग्जीक्यूट कराना इज ए डिक्री। ठीक है। ए डिक्री इज द फॉर्मल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दैट फॉलोज द जजमेंट व्हिच डायरेक्ट्स एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स रिलेटेड डिक्लेयर्ड इन द जजमेंट। जजमेंट में जो ऑर्डर आया उसको एग्जीक्यूट कराने को क्या बोलेंगे? डिक्री बोलेंगे। आई बात समझ में? नहीं, जेल को जाता हूं, देना पड़ता है। देखो, कोर्ट ऑर्डर दिया, अगर उन्हें नहीं दिया समझो तो दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो नहीं करना, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करे तो दैट इज ए क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में जेल को जाता, दैट विल बी ए सिविल अरेस्ट। सिविल अरेस्ट होता हो, सिविल अरेस्ट में कोर्ट को जाता है, एज सून एज उन्हें पैसे देते जेल से फिर रिलीज हो जाता। ठीक है। टाइप्स ऑफ डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री specifies rights but requires further proceedings to settle the final claim. They are preliminary का माना फाइनल से पहले, प्री फाइनल जिसे बोलते हैं, मुंदो पहले। ठीक है। प्री फाइनल जिसे बोलते हैं। प्रिलिमिनरी डिक्री specifies rights but requires further proceedings to settle the final claim. तो राइट, फाइनल क्लेम, फाइनल जजमेंट, फाइनल डिक्री से पहले जो प्रिलिमिनरी डिक्री आती उसको आप प्रिलिमिनरी डिक्री बोलेंगे। नाउ द फाइनल डिक्री कंप्लीटली डिसाइड्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज। दोनों के राइट्स क्या है, उनके ऑब्लिगेशंस क्या, किसको कितने पैसे देना है, फौरन दे देना। समझ में आई बात? ये राइट्स है, आपके ऑब्लिगेशंस, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इनको उनके पैसे वापस दे देना। आपके राइट्स क्या है, वो आपको पैसे मिल जाना, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है पैसे वापस दे देना। ठीक है। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज को एग्जीक्यूट करने को फाइनल डिक्री बोलेंगे। नाउ execution. What is execution? Execution is the process by which the court enforces its decree or order. Execution का माना implementation. ठीक है। execute करना, action में आना, implement करना, order को implement करना is execution. ठीक है। process of following the order is called execution. process of following the judgment is called execution. ठीक है। Purpose to ensure that the winning party gets the relief granted by the court. Winning party, if plaintiff has won the case, then the purpose is कि भाई इसको केस जिता के, इसको एग्जीक्यूट करा के इनके 50,000 रुपीज रिटर्न कराना। यह है पर्पस एग्जीक्यूशन का। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्या क्या है? डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी उसके प्रॉपर्टी में आप थे, टेनेंट है, लैंडलॉर्ड के प्रॉपर्टी को वापस करना, डिलीवर कर देना, हैंडओवर कर देना, दैट इज एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ मनी, आप लोन लिए थे, लोन वापस कर देना, दैट इज एग्जीक्यूशन। थर्ड इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन ऑर्डर में क्या आता? स्पेसिफिक ऑर्डर्स आते कि फॉर एग्जांपल किसी का प्लॉट है, ट्रेसपास करे तो ट्रेसपास नहीं करना, आप तुम नहीं जाना उसके घर के पास, अगर ट्रेसपास करे तो क्रिमिनल एक्टिविटी। तो दीज आर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस, स्पेसिफिक ऑर्डर्स गिवन बाय द सिविल कोड। अटैचमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Attachment is the legal seizure of debtor's property by the court to satisfy a decree. For example, person A, person B, same लोन का केस है, पर्सन बी लोन नहीं दे रहा, रिटर्न नहीं कर रहा, तो पर्सन ए कोर्ट को बोलता है साहब पर्सन बी के पास मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जितने ज्यादा है वो बेच के दियो बोलो मेरे को। ठीक है। मेरा 50,000 तो नहीं दे रहा, बट ही इज एंजॉइंग द फार्म हाउस, ही इज एंजॉइंग द कार, ही इज एंजॉइंग द रेंट्स, ही हैज गॉट सो मच ऑफ प्रॉपर्टी। तो अटैच करना, कोर्ट को बोलना कि पर्सन बी के पास इतने प्रॉपर्टीज है बोल के कोर्ट को जो बोल रहे हैं उसको अटैचमेंट बोलते हैं। तो पर्सन बी क्या करता, साहब मैं गरीब हूं, मेरे पास नहीं है पैसे, ऐसे बातें करता हो, तो कोर्ट को बोलता साहब ही इज नॉट पुअर, ही इज वेरी रिच, ही एंजॉयज द रेंट्स, he enjoys the farm house, he enjoys the car, bungalow, vacation, everything is enjoying but not renting my amount. हाँ वो वही होता है, उसमें करते हो। तो अटैचमेंट करना, कोर्ट को बोलना इन इतना अमीर है बोल के, दैट इज कॉल्ड एज एन अटैचमेंट। ठीक है। When used if the debtor fails to comply with the decree voluntarily, decree voluntarily comply करने को क्या बोलेंगे? भाई कोर्ट का ऑर्डर आया, पैसे दिए, बोले दे देना। अगर उन्हें नहीं दे रहा, बोल रहा कि साहब मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा वैसा बहाने बनाया, तो कोर्ट को बोलना साहब ऑर्डर आने के बाद भी इन्हें रिटर्न नहीं कर रहा लोन मेरा, और इसके पास इतने प्रॉपर्टीज है, इसके पास इतने फार्म हाउस है, इसके पास इतने कार्स है, इन्हें नहीं है बोल रहा, तो झूठ बोल रहा।
क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी क्या करते हैं मालूम नहीं है, पैसे बोलते। तो अटैचमेंट करके कोर्ट को बोलना साहब ये नहीं इतना रिच है बोल के बताना, ठीक है। एग्जाम्पल, सीजिंग ए हाउस और बैंक अकाउंट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। आप पैसे नहीं है बोल रहा है, इसका बैंक अकाउंट सीज करो, करोड़ों रुपए है, 50,000 दे देना ना, तो इसका प्रॉपर्टी भी सीज कर लो, इसका बैंक अकाउंट भी सीज कर लो, जब निकाल के 50,000 रुपीज देता। अब वो 50,000 में कैसा रहता मालूम, 50,000 he has taken 5 years ago, तो द पर्सन ही विल क्लेम कि 50,000 के साथ मुझे इंटरेस्ट भी होना, 5 years का इंटरेस्ट, और मैं डिप्रेस था और मैं परेशानी में था, ठीक है, स्ट्रेस में था, तो स्ट्रेस क्लेम करना, डिप्रेशन क्लेम करना, सब क्लेम करे तो 5 लाख रुपए क्लेम करते, ऐसा करते, ठीक है। चलिए, सेल, व्हाट इज सेल? डेफिनेशन, द सेल ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी इज द डिस्पोजल ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी बाय द कोर्ट टू सैटिस्फाई द डिक्री। अगर पैसे वापस नहीं कर रहे तो कोर्ट विल ऑर्डर इसका घर बेच दो, ठीक है, इसका घर बेच के प्लेंटिफ के जितने पैसे वो पैसे दे दो और बाकी के पैसे उसको दे दो। तो यूजुअली ये नहीं होता, प्लेंटिफ इमीडिएटली इस पे नहीं आ जाता, उन्हें घर बेचने, उन्हें बोलता ठीक है साहब दे देता हूं बोल के कहीं से भी लोन लाके पैसे, घर तो नहीं बिकाने लगा था। बट अगर उतना भी नहीं देता तो एक ऑप्शन भी है, कोर्ट विल ऑर्डर इसका घर बेचो, नीलाम करो, इसका घर नीलाम करो, नीलाम करके प्लेंटिफ के पैसे जितने वो दे दो और बाकी के इसको दे दो, तो दैट इज वो, हाँ पूरा सेल हुआ था, ठीक है। प्रोसेस यूजुअली कंडक्टेड बाय ऑक्शन आफ्टर प्रॉपर नोटिस, उसको नोटिस देते डिफेंडेंट को, देख भाई तेरे को नोटिस है, बेच, उसका प्लेंटिफ का पैसा दे दे, नोटिस, अगर नहीं हुआ तो योर होम विल बी ऑक्शनड एंड द अमाउंट विल बी गिवन टू द प्लेंटिफ, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल। नेक्स्ट, अरेस्ट। Arrest under civil law is used to compel compliance with the decrees such as payment of money or maintenance. Civil arrest अभी जैसे बताया हमें कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आया कि प्लेंटिफ को पैसा दे दो, या फिर कोर्ट का ऑर्डर आया कि वाइफ को मेंटेनेंस दे दो, नहीं देने के बावजूद सिविल अरेस्ट होता, क्रिमिनल अरेस्ट नहीं, सिविल अरेस्ट। तो सिविल अरेस्ट क्यों होता कि इफ यू आर नॉट पेइंग द मनी, आप सिविल अरेस्ट हुआ, जेल को गए, अगर इफ यू आर विलिंग टू पे द मनी यू कैन पे द मनी एंड वॉक आउट फ्रीली। इन क्रिमिनल केस इट विल नॉट हैपन, आप क्राइम कर रहे, जेल को जा रहे, पैसा पे करके घर को आना, ऐसा नहीं है। हाँ, किसको मारते? नहीं, क्रिमिनल लॉ में यू हैव पनिशमेंट, सिविल लॉ में यू हैव पेमेंट। नहीं होता, एनी क्राइम, सुनो, क्राइम हैज पनिशमेंट, ठीक है, सिविल पनिशमेंट हैज पेमेंट, पेमेंट करो निकल जाओ, एंड पेमेंट, पैसा देना इज ऑल्सो काइंड ऑफ पनिशमेंट ना, कि किसी को पैसा अपना निकाल के देना पनिशमेंट है, नहीं है, अपने लिए तकलीफ होती, एक 10 रुपए की नोट घूम गए, 50 की नोट घूम गए, तो शाम तक परेशान रहता रहे, 50 रुपए घूम गए मेरे करके, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, अरेस्ट का हो गया। एग्जाम्पल, अरेस्टिंग ए पर्सन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर मेंटेनेंस। अब ये फैमिली कोर्ट में वही चलता पूरा कि भाई वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करते, हस्बैंड नहीं देता, तो सिविल अरेस्ट को ऑर्डर जाता, ऑर्डर आते उन्हें पेमेंट देता, पेमेंट देके उन्हें बच जाता, ठीक है, तो सिविल अरेस्ट है। नोट, अरेस्ट इज जनरली इज ए लास्ट रिसोर्ट, अरेस्ट इज जनरली लास्ट रिसोर्ट, मतलब लास्ट रेमेडी है ये। अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा तो अब उसको अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, उसको जेल की हवा खिलाना ही पड़ेगा, तो वो डर से पैसे देता उन्हें। मगर ऐसे ऐसे लोग हैं जो पैसे नहीं देके भी जेलों में है, क्या बोलते, पैसे नहीं दूंगा मैं जेल में रहूंगा बोलते। यूजुअली इन मैट्रिमोनियल केसेस हस्बैंड बोलता इसको तो 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं जेल को गया तो क्या, जेल में जिंदगी गुजारूंगा मगर इसको पैसे नहीं देता, बोलता उतने सख्त हकदर्मी के रहते, वेरी स्टबर्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस। डेफिनेशन, एन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन इज ए टेम्पररी रिक्वेस्ट मेड टू द कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक डिसीजंस। इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस यानी जो ट्रायल चलते रहता उसके बीच में आप कुछ कोर्ट को रिक्वेस्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्लॉट डिस्प्यूट में है तो कोर्ट को आप रिक्वेस्ट करना, साहब वो प्लॉट मेरा है, उसमें मैं एटलीस्ट जो है ना बाउंड्री लगा लूं, क्या डिस्प्यूट तो चल रहा, मैं बाउंड्री लगा लूं क्या पूछते बीच में, तो अब कोर्ट की मर्जी है, परमिशन दे या नहीं दे। कभी कोर्ट क्या कहता है, स्टेटस को स्टे ऑर्डर देता, यानी जब तक डिस्प्यूट खत्म ना हो प्लॉट वैसे रहना, कोई जाना भी नहीं, दोनों पार्टीज भी नहीं जाना, ऐसा ऑर्डर भी आ जाता कभी कभी। तो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस मीन asking for specific or special orders in between the trial of a civil matter, ठीक है। पर्पस, protects parties right until final judgment,
पार्टीज के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए अंटिल द फाइनल जजमेंट। एग्जांपल टेम्पररी इंजेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स। टेम्पररी इंजेक्शन इज एन ऑर्डर, टेम्पररी ऑर्डर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर जो भी रहता ना उसका अपॉइंटमेंट लेके उसको जो है एग्जीक्यूट करना रहता है। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स, कभी कभी क्या करते साहब, प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दो, हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ले रहे बोल के बात करते हैं। एंड मैक्सिमम सिविल केसेस आर सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में केस इसीलिए डालते कि एक दूसरे को डराने के लिए, एक दूसरे को डराने के लिए डालते, बट मैक्सिमम केसेस आर सेटल्ड आउट ऑफ द कोर्ट। Why? Because civil matter it takes time, long time, years together, 10 years, 15 years, 20 years, इतने years होते केस सेटल होने के लिए। तो 50 साल के बाद कोई प्लॉट मिलना फायदा क्या, बुढ़े हो जाते, मरते, जिंदा रहते, बाजू में रहते, क्या करते, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, जान दे भाई इतना नहीं इतना, अब 100 गज का प्लॉट है तो ठीक है भाई 50 तू ले ले, 50 मुझे दे दे, एटलीस्ट 50-50 पे बात कर लेना, ऐसी बात होती है। So anyways, this was the second unit of our subject. Complete second unit of our subject. Tomorrow we'll be starting the third unit as a revision for our subject. Thank you so much.